हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने क्लासरूम बिटोला लीगल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 17 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। अभी तक हमारे 11 लेक्चर्स हो चुके हैं, तो इन केस आप पहली बार मुझसे इस सीरीज़ में जुड़ रहे हैं तो आप लिमिटेशन एक्ट के जो पुराने लेक्चर्स हैं वो ज़रूर देखिए, क्योंकि तभी आपको ये वाला लेक्चर समझ आएगा। उसके अलावा हमने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पे एक कोर्स अपलोड किया हुआ है, 43 लेक्चर्स का वो कोर्स है। और मैं आपको बहुत कन्विक्शन के साथ ये बोल सकता हूँ कि अगर आप में से जितने लोगों ने भी सेक्शन वो 43 लेक्चर्स देखे होंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के, उनको लाइफ में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। चाहे कोई एग्ज़ाम हो, चाहे वो किसी भी फील्ड ऑफ लॉ में हो, हमेशा वो लेक्चर्स आपको हेल्प करेंगे। और अगर आप जुडिशियल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं तो उसके लिए वो 43 लेक्चर्स देखने के बाद आप ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में तो आई एम श्योर कभी आपको कोई इशू नहीं आएगा। उसी तरीके से मैं सारे लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, हर उस सब्जेक्ट के जो इंडिया में किसी भी जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम में पूछा जाता है। पहले मैं सारे मेजर सब्जेक्ट्स कवर करने वाला हूँ जो कॉमन है अक्रॉस ऑल द स्टेट्स। उसके बाद मैं माइनर एक्ट्स कवर करूंगा, जो लोकल लॉज हैं वो कवर करूंगा, जैसा भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट आएगी उस हिसाब से। बट वन बाई वन हम सब कुछ कवर करेंगे और मैं ये इंश्योर करूंगा कि आप लोग अगर जुडिशियल सर्विस एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हैं तो आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत ना पड़े और केवल इस प्लेटफॉर्म से आप जज बन के निकल जाओ, यहाँ से पढ़ के आप जज बन के निकल जाओ। और मेरे लिए वो बहुत खुशी का दिन होगा जब आप इस तरह से मैसेज करोगे कि सर हम यहाँ से पढ़ के हमने एग्जाम क्लियर कर दिया और मैं कोई कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसी उद्देश्य के साथ हमारे ये लेक्चर्स मैं अपलोड कर रहा हूँ। और कई बार ओवर टाइम भी काम करता हूँ। मैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, तो उसके बाद छुट्टी के दिन भी मैं कई बार लेक्चर्स रिकॉर्ड किया करता हूँ या रात में आके लेक्चर्स रिकॉर्ड करता हूँ। बट मेरा सोल पर्पस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट हो सकें इन लेक्चर्स से। और वो लोग जो डिप्राइव रह जाते हैं, जिनके पास देने के लिए या तो फीस नहीं है या फिर वो जा नहीं सकते किसी बड़े शहर में, उनकी कुछ मजबूरियाँ हैं, तो वो सारे लोग जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स में इक्वालिटी पे खड़े हों। मतलब ऐसे लोग जो किसी बड़ी कोचिंग में बड़े शहर में जा रहे हैं और वो लोग जो कहीं किसी गाँव में बैठे हैं उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश में, वो लोग यहाँ पे दोनों बराबरी पे खड़े हों। ऐसा नहीं हो कि क्योंकि कंटेंट अच्छा नहीं है, अच्छे गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो जो ब्रिलियंट लोग हैं जो किसी छोटे इलाके में बैठे होंगे, छोटे शहरों में बैठे होंगे, वो एग्जाम क्लियर ना कर पाएँ। ऐसा नहीं होना चाहिए और यही हमारा मेन एम है। तो इसीलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, ये अपील करूँगा कि ये हमारा और आपका, हम सबका इनिशिएटिव है। तो आप इस क्लासरूम को हर उस इंसान तक पहुँचाओ जो लॉ से रिलेटेड है, किसी भी कैपेसिटी में, वो स्टूडेंट हो, वो लॉयर हो, जज हो, प्रोफेसर हो, कोई भी हो, आप उस तक इस प्लेटफॉर्म को पहुंचाओ। उसके पास इस क्लासरूम का एक्सेस होना चाहिए ताकि वो जब चाहे, जैसे चाहे, अपनी मर्जी से केवल एक 4G कनेक्शन के साथ लॉ के जो फंडामेंटल्स हैं उनको बहुत आसान भाषा में समझ सके। तो इसीलिए आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर करना इंश्योर कीजिए। और उनको ये बोलिए कि अगर आपको लेक्चर्स पसंद आए आप तो ही सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, इस कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे आज के लेक्चर के साथ, विच इज सेक्शन 17। अभी तक हम सेक्शन 16 तक कवर कर चुके हैं और बेसिकली हम पार्ट 3 पढ़ रहे हैं लिमिटेशन एक्ट का, सेक्शन 12 से सेक्शन 24 तक, जो बात करता है कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन की। मतलब कि किस तरीके से जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है उसको कैलकुलेट किया जाता है, उसको कंप्यूट किया जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कई सिचुएशंस हमने देखी कि मान लीजिए कहीं पे नोटिस देना है या गवर्नमेंट की परमिशन लेनी है, वो पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाता है। राइट, कहीं पे किसी गलत कोर्ट में केस चल रहा है और वो उस कोर्ट ने उसको लौटा दिया उस प्लेंट को, क्योंकि वो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन उस केस को एंटरटेन नहीं कर सकता, वो पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाता है जब हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन काउंट करते हैं। उसी तरीके से सेक्शन 17 में जब फ्रॉड होता है या मिस्टेक होती है, प्लेंटिफ के अगेंस्ट फ्रॉड होता है या उसके थ्रू कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो वो जो टाइम जब तक उसने वो फ्रॉड और मिस्टेक का उसे पता नहीं चलता है, तो उस पीरियड को हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन से एक्सक्लूड कर देते हैं। आइए देखते हैं हम सेक्शन 17 कैसे ऑपरेट करता है। आप सबके हाथ में जब आप ये लेक्चर देख रहे हो आपके पास बेयर एक्ट होना चाहिए। तो सेक्शन 17 बात करता है इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक। इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक। तो देखिए,
इसमें कई सेक्शन 17 का जो सबसेक्शन 1 है उसमें 4 सिचुएशंस दी गई हैं अलग अलग, जिसमें डील किया गया है कि अगर फ्रॉड हो रही है और मिस्टेक हो रहा है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। देखिए, इट सेज वेयर इन द केस ऑफ एनी सूट और एप्लीकेशन, तो ये किस पे एप्लीकेबल है सेक्शन 17? सूट पे एंड एप्लीकेशंस पे, राइट, बट नॉट टू अपील्स। अपील्स पे ये अप्लाई नहीं होता, ये आपको याद रखना है। जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है ये, सूट्स एंड एप्लीकेशन पे ये एप्लीकेबल है, अपील्स पे एप्लीकेबल नहीं है सेक्शन 17। फॉर विच अ पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रिस्क्राइब्ड बाय दिस एक्ट, नंबर 1, द सूट और एप्लीकेशन इज बेस्ड अपॉन द फ्रॉड ऑफ द डिफेंडेंट और रिस्पोंडेंट और हिज एजेंट। तो मतलब पहली सिचुएशन क्या है कि क्या हो, फ्रॉड हो, राइट, बाय डिफेंडेंट और उसके एजेंट के थ्रू, तो हम उसे डिफेंडेंट ही मानेंगे। फिर उसके बाद द नॉलेज ऑफ द राइट और टाइटल ऑन विच अ सूट और एप्लीकेशन इज फाउंडेड इज कंसील्ड बाय द फ्रॉड ऑफ एनी सच पर्सन एज अफोरसेड। तो पहली चीज, डिफेंडेंट ने कोई फ्रॉड किया है। अब दूसरे केस में उन्होंने एक फ्रॉड को भी स्पेसिफाई कर दिया, नैरो डाउन कर दिया, उसकी एक स्पेसिफिक फ्रॉड के बारे में बताया। स्पेसिफिक फ्रॉड क्या है कि जो राइट और टाइटल है उसकी नॉलेज को जो है वो कंसील कर दिया गया हो। राइट और टाइटल की जो नॉलेज है कंसील्ड, राइट, डिफेंडेंट ने कंसील कर दिया हो। आप अभी केवल सुनो, मैं इसको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा और एक एक क्लॉज आपको कंप्लीटली क्लियर करवाऊंगा। तो फ्रॉड, जनरल फ्रॉड की बात हो रही है डिफेंडेंट के द्वारा। दूसरा सिचुएशन है जिसमें ये बोल रहा है कि जो उसका राइट और टाइटल है, किसका, प्लेंटिफ का राइट और टाइटल जो है उसको कंसील कर दिया हो डिफेंडेंट ने, राइट। तो क्यों? क्योंकि प्लेंटिफ ही तो सूट फाइल करेगा, पर प्लेंटिफ को अपने राइट के बारे में पता होगा तब तो सूट फाइल करेगा। अब उसे अपने राइट के बारे में पता ही नहीं है तो वो सूट नहीं फाइल कर सकता। इस वजह से ये सेक्शन यहां पे दिया हुआ है, ये प्रोविजन है। नेक्स्ट, द सूट और एप्लीकेशन इज फॉर रिलीफ फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ मिस्टेक। तो अब अगर कोई मिस्टेक हो, प्लेंटिफ से कोई मिस्टेक हो गई हो, तो उस मिस्टेक से बचने के लिए सूट फाइल किया गया हो। तो अभी मिस्टेक किस तरह की हो सकती है? इसमें दोनों चीजें इंक्लूडेड है, आप याद रखिए, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ, राइट। उसके बाद फोर्थ सिचुएशन क्या है? वेयर एनी डॉक्यूमेंट नेसेसरी टू एस्टैब्लिश द राइट ऑफ प्लेंटिफ और एप्लीकेंट हैज बीन फ्रॉडुलेंटली कंसील्ड फ्रॉम हिम। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो है जिसके थ्रू वो अपना राइट एस्टैब्लिश कर सकता है, उसको कंसील कर दिया हो सामने वाली पार्टी ने, उसको किसी ने छुपा दिया हो। तो ये 4 सिचुएशंस अगर हैं तो क्या होगा? द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल नॉट बिगिन टू रन until plaintiff or applicant has discovered the fraud or the mistake or could with reasonable diligence have discovered it। तो कब तक? जब तक फ्रॉड और मिस्टेक को डिस्कवर नहीं कर लिया गया है तब तक पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट नहीं होगा। मान लीजिए ये जो फ्रॉड हुआ, राइट, जो फ्रॉड हुआ ये कब हुआ? 1 जनवरी 2010 को हुआ, और ये फ्रॉड डिस्कवर कब हुआ? 1 जनवरी 2021 को। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब स्टार्ट होगा? 1 जनवरी 2021 से पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्लेंटिफ के अगेंस्ट स्टार्ट होगा, ये कहना चाह रहा है सेक्शन 17। अब हम इसकी एक एक चीज को समझते हैं, वन बाय वन हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखिए, इसका जो फर्स्ट सीन है ये हम पहले अब ये 2 कवर कर लेते हैं। देखिए, अब मान लीजिए आप सब लोगों ने मनी हाइस्ट तो देखा ही होगा, मुझे उम्मीद है। उनके एग्जाम्पल्स लेते हैं अपन। सबको प्रोफेसर याद है, राइट? पसंद होगा मुझे उम्मीद है आप सबको, मेरा फेवरेट है प्रोफेसर। तो प्रोफेसर ने क्या किया? बर्लिन जो था, प्रोफेसर की एक प्रॉपर्टी थी, है ना। इस प्रॉपर्टी को क्या किया? बर्लिन को इसका पोसेशन दे दिया कि तुम यूज करो इसको, अगले 5 साल तक तुम यूज करो। अब यहां पे क्या हुआ? प्रोफेसर ने इसको तो केवल पोसेशन दिया है, पर एक दूसरा बंदा जो था जिसका नाम था डेनवर,
राइट। डेनवर को के नाम पे एक विल क्रिएट की इसने, प्रोफेसर ने, और ये बोला कि मेरे मर जाने के बाद ये जो प्रॉपर्टी है किसके पास जाएगी, ये डेनवर की हो जाएगी, राइट। पर यहां पे बर्लिन क्या था, बर्लिन स्मार्ट था। बर्लिन ने ये बात छुपा ली। बर्लिन को ये बात पता थी क्योंकि प्रोफेसर बर्लिन को सब कुछ बताता था, और प्रोफेसर ने बर्लिन को ये बात बताई थी कि मैंने इस प्रॉपर्टी की जिसका पोसेशन तुम्हारे पास है उस प्रॉपर्टी को मैंने ट्रांसफर कर दिया है डेनवर को एक विल के साथ, एक विल बना दी और उसके नाम पे। क्या हुआ, जब प्रोफेसर की डेथ हो गई तो ये प्रॉपर्टी किसको मिलनी चाहिए, ऑटोमेटिकली डेनवर को मिल जानी चाहिए, डेनवर ओनर हो गया इस प्रॉपर्टी का। पर बर्लिन ने ये जानते हुए क्या किया, ये प्रॉपर्टी सेल की इसको, और जो प्रॉपर्टी एक्चुअल में उसकी होनी चाहिए थी उसके लिए इसने 50 करोड़ जो रुपीस थे वो इसने दिए। किसने, डेनवर ने बर्लिन को। तो यहां पे क्या हुआ, फ्रॉड हुआ। बर्लिन ने जो प्रॉपर्टी एक्चुअल में डेनवर की थी वो प्रॉपर्टी उसको देने के लिए उससे 50 करोड़ रुपए लिए। बर्लिन स्मार्ट था, ठीक है। पर यहां पे जो लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 17, ये ए और बी दोनों कंपोनेंट्स कवर्ड है। अब यहां पे मान लीजिए बाद में डेनवर को ये बात पता चली, तो डेनवर को जब पता ही नहीं था कि ऐसा कोई फ्रॉड उसके अगेंस्ट हुआ है, तो वो बर्लिन को सू कैसे कर सकता है, नहीं सू कर सकता जब तक उसको इस विल के बारे में पता नहीं हो, राइट। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप किसी प्रॉपर्टी के ओनर हो तो क्या आप उस प्रॉपर्टी को क्लेम करने के लिए कोर्ट में जा सकते हो, नहीं जा सकते हो। जब आपको उसके बारे में पता चलेगा आप तभी जा पाओगे। सेम बात यहां पे है। तो इसने वो प्रॉपर्टी खरीद ली। तो अब डेनवर जो है उसके साथ क्या हुआ, एक तो फ्रॉड किया बर्लिन ने, राइट। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो भी इसमें कवर्ड है। कैसा फ्रॉड किया, उसका जो राइट था, उसका जो टाइटल था वो छिपा लिया इसने। इसके नाम पे विल थी, ये ओनर था इस प्रॉपर्टी का, पर बर्लिन ने इसको बताया ही नहीं। तो यहां पे जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, सपोज पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है डेनवर के पास 3 इयर्स है, राइट। अब ये जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है सेल को सेट असाइड करवाने के लिए कि ये प्रॉपर्टी, और फ्रॉड के अगेंस्ट लिए इसको सू करने के लिए, और ये बोलने के लिए, ये डिक्लेयर करवाने के लिए कि ऑलरेडी ओनर था इस प्रॉपर्टी का। मान लीजिए 3 साल का टाइम पीरियड है इसके पास। अब ये 3 साल का टाइम पीरियड कब शुरू होगा, अब मान लीजिए ये सब जब हुआ, ये इसने विल इसके नाम की और ये बर्लिन ने डेनवर को ये प्रॉपर्टी दी, 2024 में ये सेल हुई, राइट। इसको पता चलता है 2034 में। तो अगर हम 2024 से जब ये सेल हुई तो डेनवर 3 साल अगर हम कैलकुलेट करें तो 2027 तक ही सू कर सकता है बर्लिन को। पर क्योंकि इसको पता ही नहीं था कि ये विल इसके नाम पे थी, वो तो इसको बाद में पता चला, राइट। इसने एक दिन इसे किसी तरीके से हेलेंसिकी ने बताया कि यार ये तो तुम्हारे नाम की प्रॉपर्टी थी, विल थी, बर्लिन ने बताया नहीं तुमको, पैसे ले लिए तुमसे। तो जब इसको 10 साल बाद पता चला तो जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो 3 साल का कब से रन करना शुरू होगा, 2034 से, ना कि 2024 से। मतलब जब इसने फ्रॉड डिस्कवर किया, किसने, डेनवर ने, उसके बाद से ही इसके अगेंस्ट पीरियड ऑफ लिमिटेशन रन करेगा। तो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर होंगे, राइट। अब ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट, अभी मिस्टेक वाला हम देख लेते हैं एक बार। मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। क्या हुआ कि यहां पे ए था, ए ने बी को अपना जो प्लॉट है वो बेचना 50 लाख में चाह रही थी, पर उसने ध्यान नहीं दिया और वो उसने क्या किया, 5 लाख में जो है प्लॉट किसी तरीके से 5 लाख में बिक गया। तो अब ये तो गलती हो गई। या फिर हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ए बी को प्लॉट 1 बेचना चाह रही थी, बट उसने क्या किया, प्लॉट 2 बेच दिया गलती से, सेल डीड में प्लॉट 2 के नाम पे वो हो गया। तो यहां पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। क्योंकि ये मिस्टेक है और इसने ये मिस्टेक रियलाइज नहीं की, तो जब इसको इस मिस्टेक का पता चलेगा उसके बाद से पीरियड ऑफ लिमिटेशन इसके अगेंस्ट शुरू होगा। मान लीजिए इसने ऐसा 2021 Feb 3 को किया, इसको अपनी इस मिस्टेक के बारे में रियलाइज हुआ 2021 जून 3 को। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो भी है इसको सेट असाइड करवाने के लिए कब से चलेगा, यहां से शुरू होगा, ना कि यहां से शुरू होगा, राइट। तो जैसे जब फ्रॉड के बारे में पता चला तब वहां से पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू हुआ। इस केस में जब इसको अपनी मिस्टेक के बारे में पता चलेगा तब से पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू होगा, राइट। अब डी भी हम एक बार देख लेते हैं। डी बेसिकली, डी में यही ये वाला जो फर्स्ट वाला पॉइंट है, डी इसको कवर कर लेगा, राइट।
बट हम इसको एक बार फिर से किसी एक और एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। मान लीजिए एक इंसान था जिसका नाम था पप्पू। अब पप्पू ने अपनी प्रॉपर्टी जो थी गिफ्ट की एक इंसान को जिसका नाम था केको, राइट। इस गिफ्ट के बारे में इसके भाई गप्पू को पता था। अभी पर इसको नहीं पता था, राइट। ये दोनों भाई थे। इसने एक गिफ्ट इसके नाम पे की, पर गिफ्ट इसके नाम पे लिख दी अपनी, मान लो इसकी मूवेबल प्रॉपर्टी थी, इसको गिफ्ट कर दी। इस गिफ्ट के बारे में इसने इसको नहीं बताया, सोचा सरप्राइज दूंगा। पर सरप्राइज देने से पहले पप्पू क्या हुआ, दुनिया से विदा हो गया। ये किसी प्लेन में जा रहा था और उस प्लेन में जो पायलट था वो पायलट सो गया, और जब सो गया तो इंजन में कुछ टर्बुलेंस था, तब भी नहीं जगा वो, राइट। तो उसके बाद क्या हुआ, प्लेन सीधा बे ऑफ बंगाल में गिर गया, बंगाल की खाड़ी में प्लेन समा गया, तो इसकी डेथ हो गई। पर इसको गिफ्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं, गप्पू जानता था। अभी क्या हुआ, इसने क्या किया, इसने ये इसको बताया ही नहीं इस प्रॉपर्टी के बारे में, और इसने इसकी ये जो प्रॉपर्टी थी खुद यूज करनी शुरू कर दी। तो जब तक इसको पता नहीं है कि कोई गिफ्ट इसके फेवर में एग्जीक्यूट हुआ है, तब तक ये कैसे सू कर सकता है, तब तक इसके अगेंस्ट पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैसे रन कर सकता है। तो कब इसके अगेंस्ट पीरियड ऑफ लिमिटेशन रन करना शुरू होगा केको के अगेंस्ट। मान लीजिए इसके पास 3 ईयर्स हैं वो प्रॉपर्टी वापस लेने के। जनरली प्रॉपर्टी केस में 12 ईयर्स होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी केस में हम सपोज करते हैं मान लीजिए 3 ईयर्स है। तो इस केस में केको क्या करेगा, केको को जब पता चलेगा कि ये डॉक्यूमेंट इसके पास से इसको कंसील किया गया है, उसके बाद से इसके अगेंस्ट पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो 12 साल का, जो 3 साल का इस केस में, वो रन करना शुरू होगा, राइट। ये गिफ्ट मान लीजिए एग्जीक्यूट हुआ था 2021 में, इसको पता चला 2035 में, तो 2035 से इसके अगेंस्ट पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू होगा अपनी ये प्रॉपर्टी इसके पोसेशन से वापस लेने के लिए। आई होप आपको ये सारे क्लॉजेस 1 by 1 क्लियर हुए होंगे। उसके बाद हम देखें सेक्शन 17 में इसका एक प्रोविजो है। हमने अभी तक जो पढ़ा वो जनरल रूल है, इसका एक कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं। प्रोविजो कहता है प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल इनेबल एनी सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड और एप्लीकेशन टू बी मेड टू रिकवर और एनफोर्स एनी चार्ज अगेंस्ट और सेट असाइड एनी ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग एनी प्रॉपर्टी विच, राइट। मतलब आप सिंपल से एक बात समझिए, ये किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, सब्सिक्वेंट बोनाफाइड ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन। सब्सिक्वेंट बोनाफाइड ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन को ही प्रोटेक्ट कर रहा है। अब ये सब्सिक्वेंट बोनाफाइड ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन कौन होता है, देखिए आपको अभी समझ आ जाएगा। नंबर 1, इन द केस ऑफ फ्रॉड, पहला सब क्लॉज है वो किसको कवर कर रहा है, फ्रॉड को। कि मान लीजिए 2 पार्टीज के बीच में फ्रॉड हुआ है, ए और बी ने ए के साथ फ्रॉड किया है, राइट, और वो प्रॉपर्टी बी ने ले ली है। अब बी ने वो प्रॉपर्टी सी को बेच दी, मतलब सी ने क्या खरीदा, सी को 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब बी ने ये इसको गिफ्ट नहीं की होनी चाहिए, राइट, और सी ने क्या किया होना चाहिए, सी को पता नहीं होना चाहिए कि ऐसा कोई बी ने फ्रॉड किया ए के साथ, राइट। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं और उसके बाद वो प्रॉपर्टी इसको ट्रांसफर कर दी गई है, तो इस केस में वो प्रॉपर्टी सी से नहीं ली जाएगी, सी के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। सी को क्या माना जाएगा, सी है सब्सिक्वेंट बोनाफाइड ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन। क्यों, क्योंकि इसने तो गुड फेथ में लिया, इसको इसके बारे में कुछ नहीं पता था और ना ये पता कर सकता था रीजनेबल ड्यू डिलीजेंस के साथ। इसने इसके लिए इसको पैसा दिया और प्रॉपर्टी खरीदी। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं तो किसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, इस लॉ जो है इसको प्रोटेक्ट करता है। अब हम दूसरा केस ले लेते हैं मिस्टेक का। मान लीजिए मिस्टेक से ए ने प्लॉट 1 की बजाय क्या किया, प्लॉट 2 बेच दिया बी को। बी ने वो जो प्लॉट 2 था
जैसे ही इसको बिका उसके अगले दिन उसने वो प्लॉट किसको बेच दिया, सी को बेच दिया। बाद में ए ने रियलाइज किया कि यार मुझे तो P1 बेचना था, मैंने P2 बेच दिया। तो अब इस केस में ए क्या करेगा, ए जाएगा कोर्ट में और ये बोलेगा कि भाई हम इस सेल को सेट असाइड करना चाहते हैं क्योंकि मैंने गलत प्लॉट बेच दिया। पर अब ये तो बेच चुका है सी को, और ये क्या है, इसने कंसिडरेशन से इसने इसको पैसा पे किया है। अगर इसने इसको गिफ्ट दिया है तो ये प्रॉपर्टी वापस ए के पास चली जाएगी, पर इसने इसको गिफ्ट नहीं दिया है, कंसिडरेशन पे किया है सी ने, और इसको पता नहीं था कि ऐसी कोई मिस्टेक हुई है। तो इस केस में अब जो है ए ये प्रॉपर्टी तो वापस नहीं मांग सकता किसी भी कीमत पे। तो भले इसने मिस्टेक की हो, P1 की जगह P2 बेच दिया हो, और बाद में वही उसी P2 प्लॉट को बी ने सी को बेच दिया हो, बट सी के राइट्स प्रोटेक्टेड हैं और सी से वो प्रॉपर्टी वापस नहीं ली जाएगी। ये बोलता है सबसेक्शन, इसका जो प्रोविजो का सेकेंड प्रोविजन है। थर्ड, इन द केस ऑफ कंसील्ड डॉक्यूमेंट हैज बीन परचेज्ड फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन बाय ए पर्सन। अब मान लीजिए जो मैंने आपको गिफ्ट वाला एग्जांपल दिया था कि ए ने वो गिफ्ट किया था सी को, पर ये बताया नहीं गया, ये बी को पता था और बी ने सी को ये बताया नहीं। वो प्रॉपर्टी बी के पास थी और काफी टाइम से बी यूज कर रहा था, सबको ऐसा लगता था कि प्रॉपर्टी बी की है। उसने अपने कागज वागज भी किसी तरीके से जुगाड़ करके अरेंज करवा लिए। सी ने वो सारी चीजें इंस्पेक्ट की। सी को नहीं पता था कि ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी गिफ्ट की जा चुकी है किसको, सॉरी ये मैं इसको डी कर देता हूं, ये प्रॉपर्टी ए ने डी को गिफ्ट कर दी थी और बी को पता था कि ये गिफ्ट है, राइट। डी को आइडिया नहीं था। अब बी ने क्या किया, वो प्रॉपर्टी उठा के सी को सेल कर दी, सी को बेच दी। सी ने कंसिडरेशन पे किया और सी को ऐसे किसी चीज के बारे में पता नहीं था कि ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी डी को गिफ्ट की जा चुकी है। तो इसने क्या किया, इसने बोनाफाइड गुड फेथ में खरीदा क्योंकि उसको ऐसे किसी गिफ्ट के बारे में पता नहीं था, और इसने पैसा पे किया इसका। तो इस केस में अब डी जब सू करेगा, जब उसको पता चलेगा कि ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, क्योंकि जनरल इससे पहला जो सबसेक्शन 1 में जो जनरल रूल है वो ये है कि वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब इसके अगेंस्ट शुरू होगा, मतलब ये सूट फाइल कर सकता है और रिकवर कर सकता है वो प्रॉपर्टी जब इसको पता चलेगा। पर ये प्रॉपर्टी अगर ऑलरेडी बेची जा चुकी है सी को, तो इस केस में सी के जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड हैं। सी के अगेंस्ट ये कोई रेमेडी नहीं ले सकता, केवल बी के अगेंस्ट ले सकता है। बी के अगेंस्ट फ्रॉड का केस डाल सकता है, उससे कॉम्पनसेशन वसूल कर सकता है, वो सारी चीजें ये ले सकता है। डी को ऐसा नहीं कुछ नहीं मिलेगा, डी को ये सारी चीजें मिलेंगी, बी कॉम्पनसेशन देगा, राइट, उसकी जो प्रॉपर्टी है वैल्यू की वो देगा इसको, पर सी के अगेंस्ट इसके पास कोई रेमेडी नहीं। तो ये है सेक्शन 17(1) का प्रोविजो। अब इसका सब सेक्शन 2 देखते हैं, ये क्या बात करता है। देखिए ये बात करता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के केसेस की। ये कह रहा है जब कोई जजमेंट डेटर को बाई फ्रॉड और फोर्स, जजमेंट डेटर जो है फ्रॉड और फोर्स के द्वारा एग्जीक्यूशन प्रिवेंट कर देता है डिक्री का विद इन पीरियड ऑफ लिमिटेशन, तो कोर्ट क्या करेगा, द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ जजमेंट क्रेडिटर मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड एक्सटेंड द पीरियड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री और ऑर्डर, right, provided that such application is made within 1 year from the date of the discovery of the fraud or cessation of the force as the case may be। देखिए दो लोग होते हैं, ये जो ए है मान लीजिए डिक्री होल्डर है, मतलब ए के फेवर में डिक्री आई है, और बी जो है वो क्या है, जजमेंट डेटर है, बी के अगेंस्ट डिक्री आई है। तो ए के पास कितना समय है, 12 ईयर्स का टाइम है डिक्री के को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। पर बी जो है वो बी उस इलाके का बहुत दबंग इंसान है, राइट। बी उस इलाके का बच्चा यादव है, वो ए को एग्जीक्यूट ही नहीं करने दे रहा है। वो बोल रहा है ना तुम हमसे बच के कहाँ जाओगे, तुमने ले लिया होगा जजमेंट, हम एग्जीक्यूट नहीं करने देंगे, राइट। इसके किसी बच्चे को इसने किडनैप किया हुआ है या बोला हुआ है कि जिस दिन तुम कोर्ट में गए हो कि तुम ये जो डिक्री है वो एग्जीक्यूट करवाओ, उस दिन हम अपनी कचहरी यहाँ पे लगाएंगे और आपके बेटे को जो है उड़ा देंगे। मुझे पता है वो कौन से स्कूल में जाता है, इसने ही धमकी दे रखी है, तो अब एक की तो हिम्मत है नहीं कि ये इसके अगेंस्ट एग्जीक्यूट करवाए। तो अब जब ये नहीं करवा सकता तो क्या हुआ, फिर बी की डेथ हो गई या बी जेल में चला गया, बी के पास अब वो ताकत नहीं बची। तो मान लीजिए डिक्री पास हुई 2021 में, तो ये एग्जीक्यूट कब तक हो सकती थी, 2033 तक।
पर ये जो जब इसकी डेथ हुई और इसने पूरी ताकत से इसको रोक रखा था 2040 तक, 2040 तक ये एग्जीक्यूशन की पिटीशन नहीं लगा पाया, एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन नहीं लगा पाया, 12 साल का पीरियड बीत गया। तो ऐसे केसेस में अगर हम इसको रोक दें डिक्री होल्डर को एग्जीक्यूट कराने के लिए, डिक्री कराने से, तो ये तो इनजस्टिस हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा इसके साथ। क्यों? क्योंकि उसने अपनी मर्जी से, तो ऐसा नहीं था कि वो एग्जीक्यूशन के लिए फाइल नहीं किया, उसको रोका गया। तो एक तो यहां पे ये इसके साथ अन्याय कर रहा है, और दूसरा अगर कोर्ट भी इसको मना कर दे कि नहीं हम आपको एग्जीक्यूट नहीं करने देंगे क्योंकि आपका जो 12 ईयर्स का पीरियड है वो एक्सपायर हो गया है, तो गलत होगा। तो उस गलत को रोकने के लिए सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 प्रोवाइड किया गया है, जो कि ये बोलता है कि जब ये फोर्स जो है क्या होगा, जब ये फ्रॉड और फोर्स जो है वो खत्म होगा, राइट, वो फ्रॉड और फोर्स कब खत्म हुआ, मान लो 2040 में खत्म हुआ, उसके बाद अगर जो डिक्री होल्डर है विद इन 1 ईयर, ये खत्म मान लीजिए 2040 में हुआ, तो 2041 तक जो डिक्री होल्डर है अगर ये एप्लीकेशन डाल देता है कोर्ट में और ये बोलता है कि मेरे ऊपर इतना फोर्स था, इतना प्रेशर था, इस वजह से मैं अपनी डिक्री की एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन के लिए नहीं लगा सका, आप मुझे अलाउ कीजिए। तो अगर ये विद इन 1 ईयर, ये 1 ईयर को आप मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि कितना टाइम पीरियड है। तो विद इन 1 ईयर अगर ये इस तरह की एप्लीकेशन डाल देता है वो फोर्स खत्म हो जाने के बाद, तो क्या होगा, कोर्ट जो है इसका टाइम पीरियड एक्सटेंड कर सकती है, देखते हुए ये एग्जामिन करके कि क्या एक्चुअल में कोई ऐसा फोर्स था या फ्रॉड था जिसने इसको अपनी डिक्री के एग्जीक्यूशन से रोका। तो ये है सेक्शन 17। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सेक्शन 17 में इस लेक्चर को देखने के बाद कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।